हैं केमिस्ट्री का, वो भी 11th क्लास का। तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। बेसिक मतलब कि जो पूरी केमिस्ट्री में बेसिक कवर कर रहा है वो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा 9th क्लास से आता है और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटे लेवल से पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम धीरे धीरे करके हाई लेवल पे जाएंगे, पर एटॉमिक स्ट्रक्चर आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर बिना आप केमिस्ट्री आगे नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले बता दो आपको हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, तो एटम के बारे में हम पढ़ेंगे और उसी के साथ हम ये पढ़ेंगे कि इसकी थ्योरीज कैसे कैसे आई है, क्योंकि जो अभी हम प्रेजेंट में एटम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वही एटम तो डिस्कवरी नहीं हुआ होगा, मतलब पहले ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, फिर जाके जो भी हम एटम पढ़ रहे हैं वो सबसे मॉडिफाइड हमारी थ्योरीज होगी जो हम अभी पढ़ते हैं प्रेजेंट में एटम। ठीक है, और उसी के साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम सिर्फ इसी के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब जितना भी हमारा चैप्टर है किसके बारे में है, सिर्फ एटम के ही बारे में है, एटम की ही स्टडी करनी है हमें, एटम की एनर्जी, हर चीज़ लेके, शेल्स, उसके एनर्जीज, उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसके प्रोटॉन, उसके फोर्स, जितना सब कुछ हमें इसी के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं स्टडी, स्टार्टिंग से स्टडी करते हैं कि एक्चुअली प्रेजेंट टाइम पे एटम हम क्या पढ़ते हैं और एटम है क्या। ठीक है, तो अगर इंट्रोडक्शन को हम देखें तो एटम इज अ ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज इनडिविजिबल। तो हमें अभी यहाँ क्या दर्शाया है कि एटम इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीनिंग कि जो डिवाइड नहीं हो सकता, इनडिविजिबल। ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम। मतलब जितने भी हमारे मैटर से किससे बने हुए हैं, सब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने हुए हैं, और वो क्या है, एटम। तुम दोनों को फोन नहीं चलाना है, यहाँ पढ़ना, रखो फोन जल्दी से, रफ कॉपी निकालो अपनी, क्या है रफ कॉपी तुम्हारी, क्या मैं देख लूं। हाँ यार गर्मी लग रही है सच में। एक इस कोने में बैठे, एक इस कोने में बैठो, जल्दी जाओ। कुछ नहीं तो हेडिंग हेडिंग लिख लेना। हो गया, बोले बच्चे। चेक पूछूंगी मैं बाद में लास्ट में। ठीक है, कितना तुम लोग, तो एटम किससे मिलकर बना है, बहुत ही छोटी चीजों से मिलकर बना, और छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमने क्या बोला, एटम इज इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डिवाइड हो तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज इसमें क्या बोलते हैं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, वो है हमारा एटम। तो हम चलते हैं आगे, एक्चुअली एटम है क्या। एटम का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि एटम एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो एटम को सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, अगर हम इसके शेप की बात करेंगे तो इसका शेप कैसा होता है हमारा, स्फेरिकल। अभी हम बात करते हैं जो भी हम प्रेजेंट टाइम पे एटम पढ़ते हैं उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री पे जाएंगे कि एक्चुअली हिस्ट्री में क्या क्या बताया गया था और क्या क्या गलत था, क्या क्या सही था। ठीक है, तो इसका साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब इसके पास दो चीजें होती है, एक होता है इसका सेंटर पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके आउटर शेल्स में ऐसे ऑर्बिट्स बनी होती है, सर्कुलर शेल्स बनी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, शेल्स बोलते हैं। और जैसे हम इसको किससे कंपेयर करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं सोलर सिस्टम्स में। जैसे सोलर सिस्टम में कैसे बनी होती है, ऑर्बिट्स बनी होती है जहाँ पर प्लैनेट रहते हैं, और किसके अराउंड में घूमते हैं, सन के अराउंड में। उसी तरह से जो हमारा एटम है, एटम में ये जो न्यूक्लियस है इसके आजू बाजू क्या है, ये हमारी ऑर्बिट्स बनी है, और इन ऑर्बिट्स में कौन रहता है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमें पता चला कि एटम के पास दो पार्ट है, एक पार्ट है न्यूक्लियस वाला और एक पार्ट कौन सा है, उसके ऑर्बिट वाला, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और पेरिफेरल पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास क्या है, अब जो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है उसके पास दो चीजें हैं, एक होता है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होता है इसका नाम है हमारा P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन, और एक और यहाँ पर इंसान रहता है जिसका नाम क्या है, N से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब कि
न्यूट्रल। तो एटम के सेंटर में दो लोग होंगे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा न्यूट्रल। पॉजिटिव वाला प्रोटॉन, न्यूट्रल वाला न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जो नेट चार्ज आता है हमारे न्यूक्लियस का वो कैसा आता है, हमारा पॉजिटिव आता है। इसलिए हम बोलते हैं हमारा जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, पॉजिटिव है। और जो शेल्स है, शेल्स में कौन रहता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, हमारा नेगेटिव होगा। तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो एटम का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि एटम इज अ स्फेरिकल शेप ऑफ एटम। एटम का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। इसके दो पार्ट हैं, एक न्यूक्लियस वाला और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो हमारी ऑर्बिट्स में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वहाँ कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ अपनी जगह पे कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। ठीक है, तो जनरल जो बेसिक स्ट्रक्चर एटम का वो यही है। अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि अगर मैं बोलूँ यहाँ से हम ऑर्बिट्स की बात करते हैं, तो मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट शेल है, यहाँ पर मेरे साथ सेकंड शेल है, यहाँ पर थर्ड शेल है और यहाँ पर फोर्थ शेल। हम ऑर्बिट्स को ही शेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो शेल्स है इसके अंदर एक्चुअली में है क्या, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, या तो ऑर्बिटल्स। तो इसमें होगी हमारी सिर्फ s ऑर्बिटल, इसमें होगी हमारी sp ऑर्बिटल, n में होगी हमारे sp_d ऑर्बिटल्स और यहाँ होगी हमारी sp_d_f ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिट सबसे पहले एटम, एटम में न्यूक्लियस, फिर शेल्स, शेल्स में शेल्स या फिर ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स। और अगर मैं यहाँ पर इन सब की इंडिविजुअल ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ तो s की ऑर्बिटल कुछ ऐसी होती है, वन बॉक्स जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉक्स में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम p की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसे 3 बॉक्स होते हैं। d की बात करेंगे तो 5 होंगे। और अगर हम f की बात करेंगे तो कितने होंगे, 7। ठीक है, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अगर p के 3 डब्बे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पर कितने होंगे, 10। और यहाँ पर कितने होंगे हमारे पास 14, क्योंकि यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7, यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स है इसकी f की, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 1। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, ये शेल्स के अंदर है। मतलब कि जो ये हमारी शेल्स बनी है, अगर मैं ये फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा एक s का होगा। अगर ये सेकंड है तो यहाँ पर एक s का होगा और एक p का होगा। और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो दिखेंगे नहीं, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास एटम में क्या हो गया, न्यूक्लियस, ऑर्बिट, ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में sp_d_f और sp_d_f के अंदर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये हमारी एक्चुअली प्रेजेंट वाला एटम है। और इसी के साथ हम बताते हैं कि जो एटम है, एटम मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। क्योंकि एटम के अंदर तो ये 3 है, हम इसे जब तोड़ेंगे तो भी ये मिलेगा और जब हम इसे बनाएंगे तो भी हम ये 3 से मिलकर बनाना है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को भी हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड करते हैं 2π/3, 2e/3 सॉरी, और e/3, कुछ इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो एटम को हम डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन को भी हम डिवाइड करते हैं 2e/3 और e/3। मतलब कि हमारा जो एटम एक्चुअली में इंडिविजिबल नहीं है। अभी हम थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ गलत चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम आगे चलते हैं एक्चुअली में कि थ्योरीज एक्चुअली में दी क्या गई है। तो सबसे पहले क्या है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जो सीक्वेंस है कुछ ऐसा है। सबसे पहले डाल्टन, देन थॉमसन, देन रदरफोर्ड, देन बोर, देन क्वांटम। तो नेक्स्ट है हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्हें एटम क्रिएट की थी वो थे डाल्टन। डाल्टन ने कुछ नहीं बताया, तो सबसे पहले चीज क्या बताई थी, उन्होंने बताया कि एटम एक तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और दूसरा इन्होंने किस चीज के लिए थ्योरी दी, इन्होंने दी थी केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए अपने थ्योरी थी। जैसे कि हमें केमिकल कंबाइन करना है, उसके डिफरेंट प्रोपोर्शन हमको लेना चाहिए एलिमेंट, इन सब के लिए थ्योरी दी। तो अभी हम शिफ्ट याद रखना है कि एटम एक तो स्मॉलेस्ट है, दूसरा इंडिविजुअल है। ठीक है, बाकी हम पढ़ते हैं एक्चुअली आगे दिया गया है। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हमने पहले मोर कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट
हमारा क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। मतलब कि ये मेरा डेफिनेट है, जो इनका प्रपोर्शन है वो क्या है, डेफिनेट है किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे। द सेलिंग फीचर ऑफ दिस थ्योरीज आर दैट ईच एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, और आपको पता है एक्सट्रीमली जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो कौन है, उसी को हमने क्या बोला है, एटम आर कॉल्ड एटम्स। एटम्स ऑफ पर्टिकुलरली एलिमेंट आर लाइक बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। जैसे कि अगर हम एटम्स बोले तो सबके एटम सेम नहीं होंगे, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स का डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर नाइट्रोजन के एटम की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन के एटम की बात करेंगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर कितना सेम रहेगा, सिर्फ इतना सेम रहेगा कि सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होगा, आउटर्स में हमारी शेल होगी, बाकी इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सब इनका वेरी करेगा। ठीक है, तो डाल्टन की थ्योरी में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि किस पे बेस्ड है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। बाकी उन्होंने कहा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन से हैं, एटम्स हैं। बाकी उन्होंने क्या कहा है, इनडिविजिबल। हमें तीन चीजें डाल्टन में याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है हमारे, नेक्स्ट है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो एक्चुअली जो मॉडल्स है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब जो दिए गए हैं वो मॉडल्स दिए गए हैं, डाल्टन ने सिर्फ थ्योरी दी थी, उन्होंने कुछ मॉडल नहीं दिया था। तो थॉमसन ने सबसे पहले क्या कहा था, थॉमसन ने कहा है कि कोई भी जो एटम होता है, जो एटम है, एटम के सेंटर में पॉजिटिव होता है, जो एटम का सेंटर पार्ट है वो पॉजिटिव होगा, बाकी जो उसका पेरिफेरल वाला पार्ट है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। सेंटर में पॉजिटिव एंड आजू बाजू नेगेटिव, ये किसने बताया, थॉमसन ने। और इसी के साथ हमको दो चीजें और याद रखनी है, इनके मॉडल को दो नाम और दिए गए थे, एक वाटरमेलन से रिलेट किया था और दूसरा हमने क्या बोला था, प्लम पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग मॉडल, हमें तीन नाम एक साथ याद रखना। ठीक है, और दूसरी चीज सेंटर में पॉजिटिव होता है एटम और आजू बाजू नेगेटिव होता है। किसने बताया था, ये थॉमसन ने बताया था। तो थॉमसन प्रपोज दैट एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव। यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव मतलब कि पूरे में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली मतलब कि हर जगह पे कैसा है, बराबर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जो कि ये देखते हैं आगे से, ये चार्ज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली। जो इलेक्ट्रॉन्स है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसा है, लेस और मोर यूनिफॉर्मली, मतलब हम उसको बोल नहीं सकते कि बिल्कुल बराबरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे इसमें हमें पता है कि ये यहाँ पर यूनिफॉर्म है, ये पूरा यूनिफॉर्म है, मतलब ये पूरा पॉजिटिव होगा, ये पूरा पॉजिटिव होगा। पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा है, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं। ठीक है, दिस मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल और रेसिन। प्लम पुडिंग का एक और नाम इन्होंने क्या दिया है, रेसिन। देन प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, ये नाम मैंने पहले बता दिया आपको कि इसमें तीन नाम है। कौन कौन से नाम है, एक तो प्लम पुडिंग मॉडल, दूसरा वाटरमेलन और प्लम पुडिंग का एक नाम हमने क्या दे दिया, रेसिन। तो हमें सिर्फ थॉमसन में इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो डाल्टन हो गए हमारे थॉमसन, थॉमसन में क्या रखना है, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और एक और नाम से क्या है, रेसिन। और बीच में पॉजिटिव, पॉजिटिव जो है वो यूनिफॉर्म है और जो नेगेटिव है वो नॉन यूनिफॉर्म है या फिर मोर और लेस यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो इसका जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं कुछ ऐसा है। तो उन्होंने देखो कुछ इस तरह से बताया है। वाटरमेलन को कैसे बताया कि वाटरमेलन के ये जो सीड्स वाला पार्ट है ये क्या है हमारा, ये है हमारा नेगेटिव चार्ज, मतलब कि ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। बाकी जो पूरे में रेड वाला पल्प पूरा जो है, जैसे हमारा ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन में ये पूरा मेरा रेड पल्प है, तो जो ये रेड पल्प है जो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये क्या है हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि कौन सा चार्ज हो सकता है, प्रोटॉन हम इसे बोल सकते हैं, पर हम सिर्फ क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब इस जो पूरे वाटरमेलन में जो ये सीड्स होते हैं छोटे छोटे से, ये जो नॉन यूनिफॉर्म है ये हमारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हमने वाटरमेलन से इसको रिलेट किया। और दूसरी ये प्लम पुडिंग है, प्लम पुडिंग में जो ड्राई फ्रूट्स है, जो नट्स है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी जो इसमें यूनिफॉर्म वाला केक वाला पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको पॉजिटिव वाला पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली एटम का मॉडल है कि जो नेगेटिव है कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ना नेगेटिव 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 मतलब कि इलेक्ट्रॉन, और जो ये वाला पार्ट है वो कैसा है, यूनिफॉर्म कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी, फिर से एक बार
स्फीयर जो है यूनिफॉर्मली पॉजिटिव है और नॉन यूनिफॉर्मली नेगेटिव है। किसके से रिलेट किया है? वाटरमेलन से, प्लम पुडिंग वाला से। ठीक है, ठीक है। कुछ इनके ड्रॉबैक्स है जिन्होंने क्या क्या गलतियां की। तो ड्रॉबैक्स में हमको याद रखना है और हमें सारे साइंटिस्ट की थ्योरी याद रखनी है। हम सिलेक्टेड पढ़ते हैं, सिलेक्टेड मतलब कि हमें इंपॉर्टेंट देखते हैं कि हमें याद क्या रखना है मेनली। तो मास ऑफ द एटम इज कंसीडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर द एटम। तो इन्होंने कहा था कि मास जो है वो कैसा है? इवनली स्प्रेड। इवनली मतलब कि यूनिफॉर्म, पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है, प्रोटॉन का मास अलग होता है और न्यूट्रॉन का मास भी अलग होता है। ठीक है, इट इज अ स्टैटिक मॉडल, डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहते हैं कि जो ये मॉडल कैसा है? स्टैटिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ही नहीं, जो कि गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रिवॉल्व करते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ड्रॉबैक में फर्स्ट क्या हो गया कि इन्होंने कहा कि मास क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड ड्रॉबैक क्या है कि जो मॉडल है कैसा है? स्टैटिक है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कोई भी मूवमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एंड लास्ट क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि मेन क्या है? स्टेबिलिटी। अगर एटम स्टेबल ही नहीं है तो वो एटम एटम है ही नहीं। हमें क्या चाहिए? मेनली स्टेबिलिटी चाहिए। हम जितनी भी सारी चीज़ें करते हैं एटम, हम आगे पढ़ेंगे, हम मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो वो सब किसकी है? उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कि जो एटम है वो स्टेबल बना रहे, वो खुश रहे। अगर उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी तो एटम भी डिस्टर्ब होगा, है ना? इस तरह से उसका स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होगा। तो हमारा थॉमसन मॉडल हमें क्या है? सबसे पहले उसके मॉडल्स याद रखना है, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, और उसके ड्रॉबैक्स से कुछ 3 ड्रॉबैक्स है। उसमें क्या क्या है कि जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसका ड्रॉबैक है। सेकंड स्टैटिक मॉडल है और थर्ड क्या हमारा? उसने एक्सप्लेन नहीं किया था, थॉमसन क्या एक्सप्लेन नहीं किया था? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सिर्फ थॉमसन में इतना ही याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है रदरफोर्ड का और इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक्चुअली क्या किया था? पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसे ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने फिर थ्योरी दी। तो पहले हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर उसकी थ्योरी देखेंगे, देन हम ड्रॉबैक देखेंगे। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने सबसे पहले ली गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल ली उन्होंने। हमें पता है कि हर एक मैटर में क्या होता है? पार्टिकल होता है। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल ली जो कि बहुत थिन होती है, जैसे सिल्वर फॉइल होती है वैसे ही गोल्ड फॉइल। अब उन्होंने यहाँ से गोल्ड फॉइल में अल्फा रेज डाली। गोल्ड फॉइल में अल्फा रेज डाली जो कैसी होती है? नेचर में पॉजिटिव होती है। जब उन्होंने गोल्ड फॉइल से अल्फा रेज की बॉम्बार्डिंग की, मतलब ऐसे बौछारें की, तो जो अल्फा रेज थी उसका एक्चुअली क्या क्या हुआ? तो हम देख सकते हैं सबसे पहली चीज, कुछ रेज जो थी हमारी कुछ ऐसे गई और यहाँ से जाके वापस आ गई, मतलब इसी पाथ से गई है और इसी पाथ से वापस आ गई, मतलब कि सेम पाथ से गई और सेम पाथ से वापस से रिटर्न आ गई। ये हमारा फर्स्ट वन। सेकंड क्या हुआ कि जब हमने पास ही लाइन्स, तो कुछ लाइन्स जो थी पहले सीधी गई, फिर कुछ दूरी के बाद वो डिफ्लेक्ट कर गई, मतलब कि उसका एक्चुअल पाथ कैसा था? स्ट्रेट पाथ, पर वो कैसे हो गई? कुछ ऐसे डेविएट हुई, मतलब कि कहीं और जाके मुड़ गई। तो सेकंड हमारी जो थी क्या हुआ कि हमारे कुछ रेज जो थी कैसे हुई? डिफ्लेक्ट हो गई अपने एक्चुअल पाथ से, डेविएट हो गई। थर्ड क्या था कि थर्ड में जो कुछ रेज थी कैसे चली गई? स्ट्रेट चली गई। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस आए यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हमने बोला कि जो रेज जहाँ से गई थी वहीं से वापस आ गई। सेकंड हमने बोला कि जो रेज गई थी सीधे, कुछ दूरी बाद वो डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, डेविएट हो गई। उसके बाद जब कुछ रेज गई थी वो कुछ रेज हमारी सीधे चली गई। पहली चीज कि अल्फा रे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं किस किस में क्या क्या हो सकता है। अगर ये वापस आ रही है, इसका मतलब कि सामने भी कुछ पॉजिटिव रहा होगा, तभी रिपल्शन हुआ है, और रिपल्शन होके तभी वो रेज वापस आई है। कहने का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इससे टकराएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव इसको क्या करेगा? वापस से रिपेल करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा चार्ज रहा होगा? इसके सामने पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ये रेज रिफ्लेक्ट की है, मतलब डेविएट की, मतलब कि अगर ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव होता, इसके सामने नेगेटिव होता, तो ये स्ट्रेट पास कर जाती, गैस को अट्रैक्ट करती,
या इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर डेविएशन होता है, पर ये नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कुछ यहाँ पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है। तो जैसे ये लाइन पहले सीधी जा रही है, फिर इसने इसको अट्रैक्ट किया और ये कुछ जगह पर इस तरह से मुड़ गई। पहले सीधे जा रही थी, इसने नेगेटिव चार्ज देखा, अपोजिट देखा और जाके यहाँ पर अट्रैक्ट हो गई, मतलब रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब कि डेविएट हो गई। अब थर्ड क्या है, स्ट्रेट। अब जब स्ट्रेट गई तो ना तो यहाँ उसको अट्रैक्शन मिला, ना तो उसको रिपल्शन मिला, मतलब इसको यहाँ पर क्या मिला, खाली। तो हमारी तीन चीजें हैं, सबसे कुछ लाइन जो थी वो स्ट्रेट चली गई, कुछ लाइन डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ लाइन क्या हो गई, वापस से रिटर्न आ गई न्यूक्लियर से, पॉजिटिव चार्ज से टकरा गई। अब ये जो रिफ्लेक्ट जो वापस आई है, कितने एंगल से वापस आती है, ये 180 से आती है, 180 डिग्री के एंगल से। इसने सेम लाइन में क्या किया है, रिपल्शन किया है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन एक्चुअली हमारी क्या है, हमने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि जो मेजॉरिटी में अल्फा रेज थी वो स्ट्रेट चली गई थी, मतलब कि मेजरली जो स्पेस है, जो स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस है मतलब कि खाली है, ना तो वहाँ पॉजिटिव ना तो वो नेगेटिव है। तो जो लाइन स्ट्रेट जा रही थी उसको स्ट्रेट जाने के लिए मिल गया, ना तो उसको किसने अट्रैक्ट किया, ना तो उसने रिपेल किया, खाली जगह थी, वो लाइन कैसे चली गई, सीधी। उसके बाद फ्यू लाइन्स डिफ्लेक्ट हुई थी, मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस कैसा है, एम्प्टी स्पेस है, और कहीं पर क्या है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम सिर्फ अभी चार्ज का, और जो सेंटर में वापस आई थी इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव है। तो हमें क्या बोलना है, हमने तीन ऑब्जर्वेशन निकाले यहाँ पर। हमने बोला कि सेंटर में पॉजिटिव है और नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे, और तीसरा मेजॉरिटी स्पेस कैसा है इसका, एम्प्टी है, मतलब कि खाली है। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, गोल्ड फॉइल पे किया था, और कितने किसमें कौन सी रेज डाली थी, उन्होंने अल्फा रेज डाली थी, जो कैसी होती है, पॉजिटिव रेज होती है, ठीक है। तो हम इसके अब एक्चुअली देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया है उन्होंने। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हुई, सीधी कैसे निकल गई, कुछ इस तरह से निकल गई। A smaller fraction of the alpha particles were deflected by the small angles। जो कुछ फ्रैक्शंस पे लाइन थी वो डिफ्लेक्ट की, कौन से, बहुत ही कम एंगल थे, क्योंकि ये रेस ऐसी गई और ऐसे जाके ऐसे डिफ्लेक्ट हुई थी। जो ये एंगल थी कैसा है, बहुत स्मॉल, बहुत छोटा है, ठीक है। Then a very few alpha rays bounced back, that is were deflected by nearly 180 degree। तो जो वेरी बहुत कम रेस वो कैसी आ गई थी, हमारी सीधी गई थी और सीधी जाके वापस आ गई थी, ठीक है। तीनों ऑब्जर्वेशन हमें मिल गए, ठीक है। अब हम चलते हैं इनकी थ्योरी की तरफ। एक्चुअली थ्योरी क्या दी थी हमने, जैसे थॉमसन की थ्योरी का नाम क्या था, प्लम थॉमसन के मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, उसी तरह से इनका नाम क्या है, न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है। इसको हमने एक नाम दिया है न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो ये सही है एक्चुअली में कि जो एटम था, इन्होंने कहा जो एटम है, एटम के सेंटर में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट है, जिसके अंदर दो लोग रहते हैं, कौन कौन रहता है, प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसको मिला के उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। तो जो भी हम प्रेजेंट है न्यूक्लियस पढ़ते हैं वो उन्होंने सही बताया कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, जिसके अंदर दो लोग हैं, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अगर मैं बोलूँगी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है, तो हमें बोलना है क्या, अब न्यूक्लियॉन्स। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। अगर आपको ऑप्शन मिलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं मिलेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय द दीस न्यूक्लियस, मतलब कि जो मेजॉरिटी में जो मास है, एटम की जो मास है मेजॉरिटी वो कहाँ है, सेंटर में, न्यूक्लियस की वजह से। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इज ओनली अ मिनिमल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। आपको पता है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। अगर मैं बोलूँ कि एटम का रेडियस का ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह से अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेट रेडियस इसका डिस्टेंस है। तो पूरा एटम का बहुत कम
गोल्ड फॉइल में बॉम्बार्डिंग हुई, हमें 3 ऑब्जर्वेशन मिली। कौन कौन सी? एक इसमें एक लाइन रिफ्लेक्ट कर गई, सेम पाथ से रिफ्लेक्ट करेगी और बहुत छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाएंगी और सीधे स्ट्रेट पास हो जाएंगी। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन है। इसने क्या बताया कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा स्पेस है जो खाली है और कुछ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। बाकी हमने देख लिया कि सेंटर में कौन रहता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज close orbit with high speed. The centrifugal force acting on the revolving electron being counterbalanced by the force of attraction between the electrons and neutrons. ठीक है, ये हमारा एटम का सेंटर में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और ये हमारी ऑर्बिट्स है। अब इसमें कौन कौन रहता है हमें पता है, यहाँ प्रोटॉन रहता है और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ वहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज। द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रोन। कोई भी चीज़ जब भी घूमती है, जब भी रिवॉल्विंग मोशन करती है, जब भी रिवॉल्व करती है, तो वहाँ पर कौन सा फोर्स आता है? हमेशा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। अब इस सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? क्योंकि जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है हमेशा कोई ना कोई बैलेंस रखता है, तो उसको बैलेंसिंग फोर्स कौन देगा? तो हमारे यहाँ पर एक और फोर्स आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है एक्चुअली में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ये चार्ज, एक ये चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, इसे हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 2 पॉइंट चार्ज मतलब 2 बहुत छोटे चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाम में ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की बात कहीं ना कहीं हो रही होगी, चार्ज की बात हो रही होगी। तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। और ये जो चार्ज है कैसा है? नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है इसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कहाँ का है? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जगह पर रिवॉल्व करता है, तो उसको कौन सा है? सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। और उसको बैलेंस कौन करता है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी आगे आके हम इसका रिलेशन भी पढ़ेंगे। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या होगा? हमारा F²/r, और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा कि Z²/r² या Z²/r²। क्योंकि जो फोर्स है कैसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। तो बनता क्या एक्चुअली हमारा रिलेशन? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/r²। तो इस तरह से हमारा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है। अभी हम आगे देख के देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें कितना याद रखना है? ये किसने बताया हमें? रदरफोर्ड ने बताया है। एटम में जो सेंटर में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, पेरिफेरी में नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच का जो चार्ज है, ये जो चार्ज ये जो फोर्स है, ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। किसको बैलेंस करता है? ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। ठीक है, ये इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि सेंटर में पॉजिटिव है। ये जो सारा स्पेस, बहुत सारा स्पेस क्या है? खाली है। खाली स्पेस में से हमारी लाइन स्ट्रेट पास की थी और ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाले ने डिफ्लेक्ट किया था रेस को, और जो पॉजिटिव वाला है पॉजिटिव लाइंस को वापस कैसे कर दिया था? रिपेल कर दिया था। इसका एक बहुत ही सिंपल एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है, इसको हमको याद रखना है। इन्होंने क्या कहा था? पहले हम समझते हैं एक्चुअली इन्होंने कहा क्या था। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट एनर्जी से घूम रहा है। मतलब कि एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपनी एनर्जी से। अब जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए, और खत्म होकर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए। ये अपनी एनर्जी से घूम रहा है, अगर इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो वही उन्होंने कहा था कि दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था और थॉमसन ने भी एक्सप्लेन नहीं किया था। According to Maxwell, electron loses its energy continuously in the form of electromagnetic radiations. As a result of this, electron should lose energy at every turn and move closer and
closer to the nucleus. Following a spiral path, the ultimate result will be that will fall into the nucleus, thereby making the atom unstable. तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो मैक्सवेल इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है और उसकी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लॉस हो, अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो उसको गिर जाना चाहिए, है ना। तो गिरता नहीं है मतलब कि एटम अनस्टेबल नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है अपनी एनर्जी से, और जब एनर्जी से घूम रहा है तो इसको यहाँ पर गिर जाना चाहिए क्योंकि इसकी एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस हो रही है, पर ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, हिस्ट्री में हमारे से क्वेश्चन आ सकता है। तो थॉमसन हो गया हमारा, रदरफोर्ड हो गया, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रदरफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है मैम। मैम डिस्टर्ब मत करो, चाय पी लीजिए। डिस्टर्ब मत करो, अभी चाय पी लीजिए। तो इन्होंने एक चीज दी थी, एक इन्हें फॉर्मूला दिया था, इन्होंने कहा था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब कि रेडियस जो न्यूक्लियस का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास का क्यूब रूट हो जाएगा। प्रोपोर्शनल रहेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आता है हमारा r0 और यहाँ पर a की पावर 1/3। अब r0 की वैल्यू क्या होती है, r0 की वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 की पावर -13 a की पावर 1/3 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूछ सकते हैं रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि मुझसे पूछा गया कि मुझे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताना है किसका, एल्यूमिनियम का, हम कैसे बताएंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला पुट करना है कैसे, Rn = 1.33 इंटू 10 की पावर -13 कांस्टेंट। अब यहाँ पर है a की पावर 1/3, तो एटॉमिक मास हमें याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम में कितना होता है हमारा 27, ठीक है। तो Rn = 1.33 इंटू 10 की पावर -13, ये हो गया 27 की पावर 1/3। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल, बचा मेरा 3, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 9, 3 9, 3 1 3 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ गया किसका, ये एल्यूमिनियम का। तो ये हमें याद रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10 की पावर -13 a की पावर 1/3 इन सेंटीमीटर। यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आगे बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, सबकी अलग अलग यूनिट होगी। आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, आपको यूनिट लर्न्स होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट कहाँ है, और आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि एक्चुअली इसमें ये यूनिट है तो इसमें क्या यूनिट होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है, आपको डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको बेसिक कंप्लीट जैसे यूनिट कन्वर्जन हो गया, ठीक है, और जैसे बेसिक मैथ्स में आपको रूट सॉल्व करना नहीं आता है ना, क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें बेसिक नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो मैथ्स तो है हमें सॉल्व करना ही है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाए, आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ आए, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमने क्या देखा, हमारा क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला, देन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आप लोगों को सबको पहले से पता है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर आपको क्या पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। सबका फिक्स होगा और हमें सबका याद रखना है एटॉमिक नंबर। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे तो आप बहुत सारे एटॉमिक नंबर लर्न करके आओगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, याद रखना चाहिए। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, अब न्यूट्रल एटम मतलब कि जैसे कि ये कोई एलिमेंट है, मान लो A, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब ये न्यूट्रल है। अगर मैंने इसको
ये वाले दोनों कैसे हैं, ये न्यूट्रल नहीं है, ये क्या है, ये दोनों चार्ज हैं। अब चार्ज है तो क्या इसके लिए स्टेटमेंट वैलिड है, नहीं। अगर ये दोनों चार्ज है तो इसके लिए स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, सिर्फ इसके लिए वैलिड है ये स्टेटमेंट, सिर्फ इसके लिए। मतलब कि जितने भी एटम न्यूट्रल है सिर्फ उनके लिए वो कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्यों वैलिड नहीं है वो भी हम देखते हैं अभी। जैसे मेरे पास कोई एटम है, मैंने बोला ऑक्सीजन, कौन सा एटम है मेरे पास, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो मुझे इससे ये समझ आता है कि अगर अब ये न्यूट्रल है तो इसके पास प्रोटॉन भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। और अगर हम एटॉमिक मास याद है तो हम यहाँ से इसके न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं जो कि 8 होंगे, ठीक है, ये न्यूट्रल होगा। अब मैंने बोला मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया मतलब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, ये O पॉजिटिव। अब ये न्यूट्रल है कि चार्ज है, तो आप सबको पता है कि पॉजिटिव आ गया मतलब कि ये चार्ज एटम, चार्ज एटम है, इसका मतलब क्या है, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो हम देख सकते हैं Z सेम रहेगा, तो क्या नंबर कांस्टेंट है। प्रोटॉन में तो कुछ चेंज हमने किया नहीं। इलेक्ट्रॉन की बात है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके पास होगा 7 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे 6। तो अब देखो अगर मैं अब ये वाला स्टेटमेंट रीड करूँ इसके लिए तो ये वाला वैलिड नहीं होगा, पर अगर इसके लिए रीड करूँ तो ये वाला वैलिड होगा। तो इस स्टेटमेंट में मैं क्या देखना है कि जब भी न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, अगर चार्ज एटम है तो उसके लिए इक्वल नहीं होगा। एक हम एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल एक एग्जांपल है। हम लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में अगर बात करते हैं न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका Z 7, इसका P मतलब प्रोटॉन 7, इसका E मतलब इलेक्ट्रॉन 7, इसका N मतलब कि न्यूट्रॉन 7। अब मैंने बोल दिया ये बन गया N-3। जब भी माइनस चार्ज आएगा इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्टेप माइनस मतलब गेन, प्लस मतलब लूज, माइनस मतलब गेन। इसने -3 लिखा है, इसका मतलब इसने क्या किया है, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। अब मैं जब यहाँ पर Z लिखूंगी तो आपको पता है Z कांस्टेंट है से, प्रोटॉन हमने तो छेड़छाड़ नहीं की इससे। इलेक्ट्रॉन में इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, मतलब कि इसके पास क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हमेशा सेम ही रहेगा। अब आप बोलो कि वाला स्टेटमेंट के लिए वैलिड है क्या, नहीं है वैलिड। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज में क्या डिफरेंस होगा और नेगेटिव चार्ज में क्या डिफरेंस होगा, पॉजिटिव में अलग और नेगेटिव में अलग। इसलिए हमारा स्टेटमेंट सिर्फ इसके लिए वैलिड है, न्यूट्रल एटम के लिए। So neutral atom have equal number of proton and equal number of electrons, ठीक है। चार्ज के लिए वैलिड नहीं होगा, ये आप बहुत अच्छे से देख लो, ये आपको आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एटॉमिक मास आप सबको पता है कि एटॉमिक मास हमारा न्यूक्लियन का मास है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है, बहुत इजी है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। अगर मैं एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना चाहूंगी तो मैं कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करूंगी, इट इज सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब कि A is equal to P plus N and is called the mass number of the element. This is also known as the number of nucleons। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। एंड कहाँ रहते हैं ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये लिखा है फॉर्मूला A equals to number of proton plus number of neutron। अब जैसे मेरा एलिमेंट है सोडियम, Na, ठीक है, Na मतलब सोडियम 23। सोडियम का क्या है ये एटॉमिक मास है 23। अब मुझसे यहाँ पूछा है कि मुझे यहाँ बताना है इसके इलेक्ट्रॉन का नंबर, इसका प्रोटॉन का नंबर, इसका न्यूट्रॉन का नंबर। तो पहली चीज मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताना है तो उसके लिए मुझे क्या बताना चाहिए, एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 11, ठीक है। तो देखो मैंने कहा अभी पीछे पढ़ा है कि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, तो ये 11 हो गया, ये 11 हो गया। अब मुझसे न्यूट्रॉन पूछेगा तो मैं क्या करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, पहले लगाऊंगी फॉर्मूला, मेरा अपना दिमाग चला के क्या लगाऊंगी
फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A इज इक्वल टू P प्लस N। तो हमने एटॉमिक मास याद कर लिया है, कितना होता है 23। प्रोटॉन के नंबर अभी हमने पता किए कितने हैं 11, तो ये 11 और ये न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11, तो 3 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 1 2, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए मेरे पास 12। इस तरह से जब आपको आगे जब हम आइसोटोप्स आइसोबार ये सब पढ़ेंगे तो आपको क्या काम आएगा, ये न्यूट्रॉन का फॉर्मूला काम आएगा। तो स्टार्टिंग से हम एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, सबसे पहले हमने एटम पढ़ा, नॉर्मल स्ट्रक्चर, सेंटर में न्यूक्लियस, पेरिफेरी में ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में जहाँ पर sp_d हमारे ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डाल्टन थ्योरी, डाल्टन ने क्या बताया था, इंडिविजिबल पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट है, और किस पे उनकी थ्योरी बेस थी, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद कौन आया, उसके बाद थॉमसन आया, थॉमसन ने बोला प्लम पुडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल, और एक को नाम कह दिया रेस। इसने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो नेगेटिव चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो जो उनका यूनिफॉर्म वाला था वो गलत था, और उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, इट इज अ स्टैटिक मॉडल, ये गलत है, और उसके क्या था कि उन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ, पहले एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने अल्फा पार्टिकल से, किसमें गोल्ड फाइल पे, जिसमें उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन थी, कौन कौन सी, पहले की जो लाइन सेंटर से गई थी, सेंटर से जाके वापस आ गई 180 डिग्री के एंगल से, कुछ लाइन थी वो जाके सीधे कैसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ लाइन थी जो स्ट्रेट पास हो गई। तो जो पास हो उसके हमने क्या बोला कि बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, और हमने क्या बोला कि सेंटर में बहुत पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है बहुत ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। उनका ड्रॉबैक क्या था कि मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने में लॉस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, पर अपनी एनर्जी खत्म करके वो न्यूक्लियस में गिर नहीं जाता है, ऐसा क्यों, उन्होंने उसका एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताई थी। फिर रदरफोर्ड ने अपना एक फॉर्मूला दिया था एट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए, इसका फॉर्मूला क्या था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मास न्यूक्लियस के रूट क्यूब रूट था 1/3 इन सेंटीमीटर। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा फॉर्मूला बना फाइनली 1.33 × 10⁻⁻13 a की पावर 1/3 सेंटीमीटर। देन हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम, बाकी मैंने आपको चार्ज ऑपरेशंस बताए थे। उसके बाद हमने पढ़ा मास नंबर। मास नंबर में हमें क्या रखना है कि मास इज नंबर क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर, और दूसरी चीज हमारा एक फॉर्मूला बना है एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये सब हमें याद रखना है क्योंकि ये सब हमें आगे काम आएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है इतनी थ्योरीज में, अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हम आपसे मिलेंगे आगे, और हम आगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।